तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या कंप्लीट हुआ, लास्ट लेक्चर कुछ याद आ रहा है बेटे? लेक्चर नंबर 10 में क्या किए थे? जस्ट रिवाइज। हेलिकल पाथ वाला हम लोग देखे थे शायद। हाँ, उसमें हम लोग क्या किए थे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। पिछला लेक्चर्स में क्या था, यदि मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है और चार्ज का मोशन, यदि कोई चार्ज क्यू है जिसका कि मास m दिया हुआ था और v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि किस तरह से इसका पाथ हुआ, पाथ ऑफ मोशन। यहाँ पर पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या देखे हैं, यदि v मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। दोनों पैरेलल होंगे तो फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू बी मैग्नीट्यूड के टर्म में देखेंगे तो क्या होगा, मॉड बी साइन थीटा, यानी एंगल बिटवीन बी एंड भी, एंगल बिटवीन बी एंड बी। तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो क्या होगा, थीटा जीरो हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा केस हम लोग क्या देखे थे, यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो, यानी एंगल कितना हुआ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री सर्कुलर मोशन, जो सारा डिटेल्स में हम लोग कर चुके थे। यदि आपका सेकेंड केस बी और भी दोनों परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, क्यू बी बी। यही फोर्स क्या, मैग्नेटिक फोर्स, यही क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका सारा हम लोग सर्कुलर मोशन में रेडियस कैलकुलेट किए थे, टाइम पीरियड कैलकुलेट किए थे, ये सारा कैलकुलेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। थर्ड केस जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, यदि वेलोसिटी, जनरलाइज केस, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यदि एंगल थीटा हो तब पाथ का मोशन कैसा होगा, हेलिकल। इसमें क्या होगा, ये देखो, ये v वेलोसिटी हो गया, इसके दो कंपोनेंट लिए थे हम लोग, हॉरिजॉन्टल में v cos थीटा और वर्टिकल v sin थीटा, राइट। वर्टिकल वाला क्या देगा, वर्टिकल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। सेकेंड केस सर्कुलर मोशन, और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स तो कोई लगेगा नहीं। b और v ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो नो फोर्स, लेकिन मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन, दोनों कंबाइन करने पर क्या मिलता था, हेलिकल पाथ, इस तरह से, राइट। अब आज भी जो कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से, जिसमें कि लॉरेंज फोर्स कहने का मतलब अभी तक जो भी हम स्टडी किए हैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स का स्टडी किए हैं, या सेपरेट जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो व्हाट इज दी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आपका कंडीशन क्या दिया हुआ, दोनों फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तब नेट फोर्स कितना लगेगा, उस नेट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। क्या कर रहे हैं अब हम लोग, सेकेंड टॉपिक आज का मेरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कंबाइंड हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कहने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तब नेट फोर्स क्या होगा, जब दोनों फील्ड रहेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, दोनों को सम करेंगे वही क्या देगा, नेट फोर्स। उसी नेट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स, राइट बेटे। इसमें हम लोग देखेंगे कि पाथ ऑफ मोशन कैसा होगा, फील्ड डिफरेंट केसेस देखेंगे, राइट। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, लॉरेंज फोर्स। कहने का मतलब ये फोर्स क्या है, इट अपीयर्स, यानी जो नेट फोर्स ये प्रोवाइड करेगा जब दोनों फील्ड रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड, वो ये बोथ फील्ड आर अपीयर्स, जब दोनों फील्ड एक साथ रहेंगे तब नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर, नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स, दोनों फोर्स को ऐड करके हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, राइट। यहीं से आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें पहला केस क्या कंसिडर करते हैं
कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर पैरेलल हो एक दूसरे के, इलेक्ट्रिक फील्ड पहला केस इसमें क्या है, केस 1, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field both are parallel to each other, both are parallel to each other, यदि दोनों फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, ड्रॉ कर दिए, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, और कोई चार्ज हम Q कंसीडर करते हैं जिसका कि मास m है, कोई चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं Q जिसका कि मास m है, ये भी क्या है, इसी के पैरेलल चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। इनिशियली ये रेस्ट में है, इनिशियली ये चार्ज क्या है, रेस्ट में है, लेकिन मोशन यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इनिशियली क्या है, ये रेस्ट में है, ठीक है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, कोई चार्ज Q है जो कि रेस्ट में है इनिशियली, इसका मोशन किस तरह का होगा, इस पे कौन कौन सा फोर्स, दोनों में फोर्स कौन सा लगेगा, नेट फोर्स के कारण इसका पाथ ऑफ मोशन क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस केस में, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज का Q दिया हुआ, मास m दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ, ठीक है बेटे। तो इनिशियल वेलोसिटी जब 0 दिया हुआ है, अब ध्यान देने का है, जब चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, जब चार्ज का मोशन होता है तभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या पढ़े थे, चार्ज आइदर रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, दोनों केसेज में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। F इक्वल टू क्यू ई, चार्ज रेस्ट में भी रहेगा या मोशन में भी रहेगा, तभी आपको वो एक्ट करेगा। तो इनिशियली चार्ज जब रेस्ट पे है तो सिर्फ कौन सा फील्ड इफेक्टिव रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल टाइम में, और उसका वैल्यू क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, राइट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, हम लोग पढ़ेंगे ना। कोई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन दिया हुआ है, कोई चार्ज Q है, Q, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि x, ये मान लेते फॉर एग्जांपल x एक्सिस और इसको y एक्सिस, तो x डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इस पार्ट के चार्ज पर भी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, x एक्सिस के अलोंग। और ये फोर्स क्या करेगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, इनिशियली रेस्ट में है, उस फोर्स के कारण क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, उस फोर्स के कारण एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये सब काम कौन कर रहा है, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देने की बात है, चार्ज यही की पॉइंट है, चार्ज रेस्ट में है, जैसे ही चार्ज मोशन आ जाएगा तो डिफरेंट केस हो जाएगा। व्हेन चार्ज इन रेस्ट में है तभी मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं हो रहा है इनिशियली। सेकेंड केस में देखेंगे, जब ये चार्ज का इनिशियल वेलोसिटी भी दिया रहेगा तब देखेंगे दोनों फोर्स का क्या होगा। अभी तत्काल हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियली रेस्ट में, ये इनिशियल रेस्ट होने के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कोई इस पर असर नहीं रहेगा। असर करने में मैग्नेटिक फोर्स इनिशियली 0, सिर्फ कौन इफेक्टिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये फोर्स इस पर लग रहा है। मोशन किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि एक्स एक्सिस मान इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक मोशन करेगा, स्ट्रेट पाथ, राइट। अच्छा, अब चलो ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिला, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अलोंग द एक्स एक्सिस एज्यूम कर लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहां से Ax का वैल्यू कितना हो गया बेटे, क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम। अब ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू
u प्लस at। ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, टाइम के साथ इंक्रीज होगा। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन bx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, यही होगा। ux का वैल्यू क्या है, इनिशियली 0, तो इसको 0 रख देते हैं। x का वैल्यू कितना है, QE अपॉन m, QE अपॉन m इंटू टी, यही है। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण x डायरेक्शन कितना आ गया, bx इक्वल टू QE अपॉन m इंटू टी। कोई दिक्कत इसमें, राइट। तो इनिशियली यदि चार्ज रेस्ट में है तो हमने क्या देखा भाई, वेलोसिटी चार्ज किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, x डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन में है। दूसरा क्या हम देख रहे हैं, ये जो वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं ये क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। जैसे जैसे t का वैल्यू बढ़ेगा bx का वैल्यू बढ़ेगा। तो अलोंग द x एक्सिस में वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आ गया, QE अपॉन m इंटू टी। कोई दिक्कत इसमें, अच्छा। लेकिन जैसे ही अब ये मोशन में आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड अपना असर दिखाना चालू कर देगा। जैसे ही ये मोशन में आएगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, ये किस तरह का फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करने का मतलब इफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ फील्ड आर प्रेजेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे ही ये मोशन करना स्टार्ट करेगा तो बी का भी इंपैक्ट चालू, F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या देखना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, तभी वो फोर्स डिफाइंड होगा। तो वेलोसिटी क्या है, x डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में। जब x डायरेक्शन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0। फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0, F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। थीटा हो गया 0 डिग्री साइन 0, फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0। यानी इट मींस हम क्या देख रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ पैरेलल हैं, कोई चार्ज Q है इनिशियली रेस्ट में है, तो उसका मोशन कैसा हो रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस। हाँ, तो ये टाइम के साथ इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। और क्या हम लोग देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, Fm 0। मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो मैग्नेटिक जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो मोशन पे भी कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, मोशन पे भी कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो पाथ कैसा हो गया इसका, स्ट्रेट लाइन मोशन। पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन दे देगा, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ एनी चार्ज इज इनिशियली रेस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, व्हाट इज द पाथ ऑफ द मोशन पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जब मोशन में रहेगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ फोर्स लगाएगा। क्या एंगल कितना हो गया, अच्छा, एंगल थीटा 0 हो गया ना। जब 0 होगा तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। फोर्स या तो सर्टेन एंगल पे होगा या परपेंडिकुलर होगा तभी होगा। तो यहाँ पर थीटा 0 है तो कोई फोर्स ही इंपैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से नीट का क्वेश्चन हो चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, क्या कैसे क्रिएट करेगा कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर and initially charge is in rest, what is the path of motion or path of the charge particle। उसके चार्ज को पैरेलल मूव करना होगा, कोई जरूरी नहीं, रेस्ट में है ना, रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मूव करा रहा है ना। परपेंडिकुलर भी कैसे मूव कर सकता है, किस में, वो अलग केस। इनिशियली जब रेस्ट है उसको फिजिक्स में टू टू पॉइंट चलना है, रैंडम नहीं भागना है। रेस्ट में है, कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया, क्या डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही होगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, वो उसी डायरेक्शन में लगेगा ना।
अपने मन से तो भागेगा नहीं, फिजिक्स में तो विदाउट कॉन्सेप्ट हम चल ही नहीं सकते हैं। तो उसमें दिया रहेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये भी दे देगा मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा कि सर्टेन वैल्यू होगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड, इस तरह से ABCD चॉइस दे देगा, राइट। तो हमने ये इसको ध्यान रखना है, या इस तरह से क्वेश्चन अभी तक जो पढ़े इसी टाइप के क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव डालेगा, राइट बेटे। दूसरा केस हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, चार्ज को इनिशियली क्या लिए थे, रेस्ट में लिए थे। दूसरे केस 2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अभी भी पैरेलल रख रहा है। चार्ज को इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, इनिशियली वेलोसिटी यहाँ जीरो नहीं रखे, ठीक है। दोनों फील्ड के कारण देखते हैं इम्पैक्ट क्या होता है, इंडिविजुअली देखेंगे। यहाँ पे क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है दोनों फील्ड के कारण अलग अलग आप एनालिसिस कीजिए, और जो फोर्स निकलेगा उसके कारण दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एडिशन कर देंगे नेट फोर्स निकालने के लिए। नेट फोर्स ही डिसाइड कर देगा कि मोशन का पाथ कैसा होगा। तो सेकेंड केस जो ले रहा है यहाँ पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, मान लेते हैं ux, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया v0 फॉर एग्जांपल, चार्ज ऑफ रेस्ट में इनिशियली भी नहीं है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचें क्या होगा, ठीक है। तो यदि इनिशियल वेलोसिटी दे दिया तो इस वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, इस पर फिर फोर्स लगेगा उसी तरह से, क्या फोर्स लगेगा, F इक्वल टू QE, राइट। और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो गया बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में यदि हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है कि जो प्रॉब्लम को हल्का भी घुमा दिया y डायरेक्शन में दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए, ये नहीं कि जो ये मैं बता दिया थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया तो आप घबरा जाइए। टू द पॉइंट जैसे दिया हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो x डायरेक्शन में ही उस पर फोर्स लगेगा AP। तो यहाँ पर AX कितना हो गया, QE अपॉन M, एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में होगा। अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड मत सोचिए, अभी जो काम कर रहे हैं जिस समय उसी के बारे में सिर्फ सोचिए, दूसरे को उसी समय इंट्रोड्यूस मत कीजिए, जब इसका काम ओवर हो जाए तब दूसरे के बारे में सोचिए। तो हमने क्या देखा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अच्छा वेलोसिटी क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ux प्लस ax इंटू टी, इन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है v0 दिया हुआ है, एक्सीलरेशन QE अपॉन m इंटू टी। इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। क्या होगा यदि इसके कारण वेलोसिटी का डायरेक्शन देखें, आपसे कोई कहेगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज ये वेलोसिटी हो जाएगा, राइट बेटे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा अब चलो मैग्नेटिक फील्ड का खेल देखते हैं क्या हो रहा है। ये तो समझ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो रहा है इम्पैक्ट। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। अच्छा हमको लगता है वेलोसिटी का भी डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हाँ तभी काम बनेगा, बिना वेलोसिटी का डायरेक्शन स्पेसिफाई किए नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो पिछले केस में इनिशियली जो रेस्ट लिए थे वहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर जब इनिशियली मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस केस में ये E एंड B बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये चार्ज जो पार्टिकल है इसको मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट बेटे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो प्रोसेस ठीक है, नो प्रॉब्लम, यानी जो डायरेक्शन रहेगा x डायरेक्शन मूव कर रहा है तो bx भी क्या होगा उसी डायरेक्शन में रहेगा, वैल्यू उनकी टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है बस। मैग्नेटिक फील्ड क्या देखिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना जरूरी है, क्योंकि F इक्वल टू QB क्रॉस P, V और B वेलोसिटी का डायरेक्शन जब तक नहीं मालूम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। जब ये पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अगेन कोई असर नहीं, क्योंकि B और V के बीच में एंगल जीरो,
बी और बी के बीच में एंगल 0, तो यहाँ भी क्या होगा, एफ एम का वैल्यू क्या हो गया, 0, एफ एम का वैल्यू 0। तो जब एफ एम 0 हो गया तो आगे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। सिर्फ क्या हो गया भाई, वेलोसिटी टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन मोशन ही रहेगा। हाँ, ये ध्यान देना होगा कि इस केस में जब ऑब्जेक्टिव में ये दे देगा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो सब ध्यान देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 तभी पॉसिबल है जब आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। ये हम लोग ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फोर्स का इम्पैक्ट कब पड़ता है, या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, या सर्टेन एंगल पे जो थीटा में हम लोग देखे थे जनरलाइज केस में, वहां पर फोर्स डिफाइंड हो पाएगा। पैरेलल में कभी भी मैग्नेटिक फोर्स का कोई असर नहीं रहेगा, राइट। ये दो केसेस हो गए। अब तीसरा वाला केस चालू करते हैं। यदि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है v0, यही चार्ज पार्टिकल अब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं, यानी वाई डायरेक्शन। सेकेंड थर्ड केस अपना क्या रहेगा, थर्ड केस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल टू ईच अदर, चार्ज पार्टिकल को हमने क्या लिया, वाई डायरेक्शन में, ई और बी को एक्स डायरेक्शन में, और बी को क्या ले रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो वाई डायरेक्शन में। तब उसके बाद फोर्स का एनालिसिस करते हैं क्या होगा, व्हाट इज द फोर्स। ठीक है, चलो ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करें, तब मैग्नेटिक फील्ड को देखें। दोनों को यहाँ सेपरेट सेपरेट एनालिसिस करना है, कभी भी मिक्सअप नहीं करना है। क्या है प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कंसीडर किए, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। चार्ज पार्टिकल जो है क्या है, परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है इनिशियल वी वेलोसिटी से, इनिशियल वी वेलोसिटी से। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखें, यानी यहाँ पर ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू एक्स क्या होगा, हाँ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जा रहा है ना। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा। तो उस केस के लिए जब हम वेलोसिटी निकालेंगे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, और बाकी सारा कॉन्सेप्ट वाई सेम, एफ एक्स डायरेक्शन में लगेगा। इसी को आप एफ ई भी लिख सकते हो, इक्वल टू क्यू ई एक्स क्यू ई अपॉन एन, राइट। व्हाट इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, बी इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। यू एक्स दिया हुआ है 0, एक्स कितना हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। ठीक है बेटे, ये एक्स डायरेक्शन है, वी एक्स, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहे हैं। ये सारे सारे किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है। बी एक्स इक्वल टू क्या आया, क्या देखते हैं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और तो कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं है। अब चले मैग्नेटिक फील्ड का असर देखें क्या हो रहा है। बी, अब इस पर ध्यान दें, फोकस करें। फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। वेलोसिटी और बी के बीच में क्या डायरेक्शन एंगल है, 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री। अब यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम क्यू बी बी साइन 91। डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर देख चुके हैं। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, यही नहीं कहते राइट हैंड पावर रूल। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, वेलोसिटी ऊपर जा रहा, अंगूठा तरफ पाल को मूव करना है, यानी ये किधर हो गया, जेड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, जेड डायरेक्शन में। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये किधर गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
तो ये यहाँ पर FM का डायरेक्शन क्या होगा, along the z axis, along the z axis। ध्यान से देखो AP का फोर्स x एक्सिस में लगा, राइट। y डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में आया, z डायरेक्शन में, ये FM आया। यही है कन्फिगरेशन, क्लियर, समझ में आ रहा है। ये Fx इस डायरेक्शन में लगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में गया, और ये क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। अंडरस्टूड। अब ध्यान से समझो, अब मोशन क्या करे, कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन देगा, मैग्नेटिक फील्ड। हेलिकल पाथ में हम लोग ध्यान से उसको समझो, वहां भी यही किए थे। जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है ये परपेंडिकुलर टू दी, ये मैग्नेटिक फील्ड ये क्या देगा, सर्कुलर मोशन देगा। जब आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा तो जो ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन देगा इस तरह से। अच्छा, ये किसके कारण हो रहा है, FM के कारण। और दूसरा AP क्या करेगा, इसको स्प्रिंग जैसा स्ट्रेच करेगा, आगे की तरफ भी बढ़ा रहा है टाइम के साथ, यानी मोशन ऑफ पाथ किस तरह का हो गया, ध्यान से देखिए तो इस तरह से। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फोर्स के, इस फोर्स के कारण रेडियस क्या हो जाए, वही सेम फॉर्मूला, QBB इक्वल टू mb स्क्वायर अपॉन r। सारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स ये सारा काम कर चुके हैं। यहाँ से BB उड़ गया, रेडियस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा mb अपॉन QB। अब यहाँ पर टाइम पीरियड वो सारा हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, जब आपको पता चल गया मोशन का पाथ कैसा है, हेलिकल। पिछला केस लेक्चर नंबर 10 में हम लोग क्या देखे थे, पिच डिफाइन किए थे, आपको याद होगा। पिच क्या है कि एक टाइम पीरियड में x डायरेक्शन में, यदि x डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी ये डिस्टेंस की बातें कर देते हम लोग, इसी को पिच बोलते थे। सर्कुलर मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, सर्कुलर मोशन किया वन टाइम पीरियड। इस वन टाइम पीरियड में अलोंग द एक्स एक्सिस कितना वो आगे बढ़ेगा, उसी को हम लोग पिच बोलते थे, राइट। वेलोसिटी वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट था, ये भी ध्यान देने की बात है। वेलोसिटी जनरलाइज केस वाला, जब थीटा एंगल पर भी जो जस्ट v cos थीटा क्या देगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगा। और v sin थीटा क्या दे रहा था, आपका सर्कुलर मोशन। दोनों के इम्पैक्ट के कारण क्या हो गया, आपका हेलिकल पाथ बना। लेकिन वहां पर ध्यान दीजिए, पिच हमेशा कांस्टेंट था, लेकिन यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। वहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट था, जिसके कारण पिच कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या रहा, टाइम के साथ, यानी ये डिस्टेंस, फिर दूसरा स्प्रिंग लीजिएगा, वो पिच थोड़ा अलग रहेगा, यानी P1 P2 सब डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ पर पिच कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको दिया रहेगा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड चार्ज पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर टू द बोथ या परपेंडिकुलर टू इन द वाई डायरेक्शन। अब उसके बाद पूछेगा व्हाट इज द पाथ ऑफ मोशन, हेलिकल पाथ। पिच सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नया चीज इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, पिच क्या होगा, वेरिएबल। जनरलाइज केस में पिच कांस्टेंट था, यहाँ पर पिच वेरिएबल रहेगा। जो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, आप हेलिकल पाथ में स्प्रिंग जैसे स्ट्रेच किए, एक रिंग का भी ज्यादा स्ट्रेच हुआ, किसी में कम हुआ, किसी में ज्यादा हुआ, लाइक दैट। तो पिच कांस्टेंट नहीं रहेगा इस केस में। यही इस पॉइंट में ध्यान देने की बात है। पिछले दो लेक्चर्स में, इसके पहले हम लोग क्या देखे, पहला वाला में जब दोनों पैरेलल, वेलोसिटी चार्ज रेस्ट में था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का असर रहा, मैग्नेटिक फोर्स 0। दूसरा केस क्या देखे, वेलोसिटी v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर है। अच्छा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण मैग्नेटिक फोर्स भी 0। ठीक,
उसके बाद थर्ड केस हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ पैरेलल टू ईच अदर, चार्ज पार्टिकल वाई डायरेक्शन में यदि मोशन कर रहा है तो हेलिकल पाथ बन रहा है जिसमें पिच कांस्टेंट नहीं रह रहा है, पिच कांस्टेंट नहीं रहेगा। वही इसमें चॉइस टिक करना रहेगा, देगा पिच वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, पाथ हेलिकल पाथ है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने रहेंगे। राइट बेटे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं जनरलाइज केस। अभी तक क्या लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल। एक केस लिए वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल्स के पैरेलल मूव कर रहा, दूसरा परपेंडिकुलर। थर्ड केस लास्ट केस जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरलाइज केस, कि वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, तब मेरा लॉरेंस फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, तब लॉरेंस फोर्स क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं अब क्या हो रहा है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जो भी बनना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप से बनेगा। थर्ड केस क्या ले रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगेन पैरेलल टू ईच अदर, अगेन पैरेलल टू ईच अदर, और जो चार्ज पार्टिकल है इनिशियली यहाँ पर हम लोग v नॉट वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, और x एक्सिस से यदि ये x एक्सिस कंसीडर करते हैं, इसको y एक्सिस कंसीडर करते हैं, तो x एक्सिस से थीटा एंगल पर v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमें निकालना है व्हाट इज द लॉरेंस फोर्स यानी नेट फोर्स दोनों के कारण, पाथ कैसा होगा ये सारे डिस्कस करेंगे। फिर अगेन पिच के बारे में भी देखेंगे क्या होगा, दोनों को इंडिविजुअल कौन सा फोर्स इसमें एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स रहेगा कि नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। राइट बेटे। तो अब यहाँ पे इसको कैसे करें, दोनों को इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का असर इधर देखते हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का। राइट। अब चलें तो यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल से v नॉट वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है q, जिसका और मास भी दिया हुआ है। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे, मैग्नेटिक फील्ड b दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पे मोशन कर रहा है, वही सेम केस यहाँ भी करेंगे। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट क्या हो गया v cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा। इस कंपोनेंट के कारण देखेंगे कौन सा फोर्स इंपैक्ट कर रहा है, जो अभी कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड असर डालेगा पैरेलल टू दी, ये v cos थीटा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के पैरेलल। सिर्फ v cos थीटा का, v cos थीटा पर इसका इंपैक्ट किसका पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो फोर्स देगा। और ये अलग एनालिसिस करेंगे, v sin थीटा अभी जस्ट पहले किए हम लोग परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें हम लोग अभी एनालिसिस किए v cos थीटा के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, दोनों लगेंगे। और उसके बाद देखते हैं कैसा मोशन रहता है। राइट। तो वन बाय वन हमने क्या किया, v नॉट को दो कंपोनेंट ले लिया, एक v cos थीटा और दूसरा v sin थीटा। v cos थीटा से v cos थीटा का इंपैक्ट क्या पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट पड़ेगा। चलो देखें इसको, तो v cos थीटा कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v नॉट cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा से कितना हो जाएगा, F इक्वल टू QE। राइट। उसके बाद यहाँ पर तो ये क्या हो गया, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v नॉट दिया हो ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v नॉट लिया है तो v नॉट cos थीटा, v नॉट cos थीटा। इस कंपोनेंट के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये चार्ज पार्टिकल है, सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर सिर्फ उसी डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसी पर इंपैक्ट डालेगा,
परपेंडिकुलर वाले पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये कंपोनेंट का कोई असर नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अंडरस्टूड? चलो अब चले यहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट F इक्वल टू क्यू ई, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्यू ई अपॉन एम, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, यू एक्स कितना है v cos थीटा h क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, बस ठीक है। अच्छा ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का असर, देख लिए। यहाँ भी क्या देख रहे हैं, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इसके कारण भी क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में ही मोशन होगा, भी एक्स डायरेक्शन में है। अब दूसरा चले, हॉरिजॉन्टल इस कंपोनेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एफ बी 0, बी कॉस थीटा के कारण, बी कॉस थीटा के कारण मैग्नेटिक फोर्स एफ एम क्या हो गया 0, कोई असर नहीं डालेगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो कोई इसका असर नहीं रहेगा। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर अब आ जाए भी साइन थीटा की बात करें। भी साइन थीटा का पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एपी 0, कोई असर नहीं डालेगा। ये चार्ज ऐसे मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा इधर ना, ये इधर, ये ऐसे ऐसे मोशन करते ही चला जाएगा, वाई डायरेक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये यदि चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो क्या हुआ, ये कोई इसको खींचेगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, वाई डायरेक्शन में तो कोई नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये क्या है, ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब कोई मान लो ये यहाँ पर क्या, इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इसी डायरेक्शन में। तो जब भी चलेगा तो इसी डायरेक्शन, ऊपर तो नहीं उठे जाएगा, ऊपर तो नहीं उठेगा फोर्स। जब हम इस डायरेक्शन में इसको पुल कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। किसी एंगल कहाँ शुरू में, बी कॉस थीटा ना, बी कॉस थीटा का कंपोनेंट कैसे देख रहे हैं, यहाँ पर बी कॉस थीटा कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए ना, तो ये बी कॉस थीटा के कारण क्या इस डायरेक्शन में गया। अब भी साइन थीटा की बात करें, ये बी साइन थीटा फोर्स तो लग रहा है एक्स डायरेक्शन में ना, तो ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे मूव करते चला गया, वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हुआ ना। मोशन वाई डायरेक्शन नहीं होने का मतलब क्या हो, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा वाई डायरेक्शन में। वही चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि बी साइन थीटा के कारण क्या हो गया, बी साइन थीटा के कारण जो वेलोसिटी लग रहा है उस पर कोई फोर्स का असर, इलेक्ट्रिक फोर्स कोई नहीं लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स पर असर देखें क्या हो रहा है बी साइन थीटा, ये तो हम लोग जान ही रहे अभी किए। यदि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा। मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। यहाँ पर v cos थीटा, v के बदले v cos थीटा है। रेडियस क्या हो गया, r इक्वल टू क्यू क्या है बेटे, जल्दी जल्दी बोलो, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू क्यू v उड़ गया, r इक्वल टू mv अपॉन v क्या हो जाएगा यहाँ पर v cos थीटा अपॉन क्यू v, राइट। तो ये कि यहाँ पर ये भी क्या देगा, ये सर्कुलर मोशन देगा, सर्कुलर मोशन देगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो आप सारा चीज कैसे अंडरस्टैंड कर गए। बी साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। बी कॉस थीटा ये हो गया, बी साइन थीटा के कारण सिर्फ क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। यहाँ पर रेडियस क्या वैल्यू डिफरेंट फॉर्मूला हो गया, रेडियस डिफरेंट होगा। पिछले केस इसमें डिफरेंस क्या हो गया, वहां पर क्या था एम बी अपॉन क्यू बी, यहाँ पर क्या हो गया वेलोसिटी v cos थीटा हो गया। लेकिन देगा तो सर्कुलर मोशन ही, डायरेक्शन ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये भी अंदर जेड डायरेक्शन इनटू ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर लग जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन मोशन कैसा देगा, ये सर्कुलर मोशन देगा, ये कंपोनेंट, इसके कारण भी साइन थीटा के कारण, और इसके कारण जो आया ये आगे की तरफ बढ़ाएगा। अगेन क्या हो गया, हेलिकल पाथ। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए पिच भी यहाँ भी कांस्टेंट नहीं होगा,
पिच भी यहाँ कांस्टेंट नहीं रहेगा। यही सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए नेट के लिए बनेंगे कि पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ, पिच कांस्टेंट वेरिएबल, कौन सा फील्ड रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, राइट। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स रहेंगे बेटे। सारा केसेज में डिस्कस कर दिया। तो आज का इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है बेटे। ये सारे को जाकर अच्छी तरह से, इससे जो भी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेंगे, जो भी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसको जाके ध्यान से एक बार देख लेना, ठीक है। इसलिए वीक में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लेने के।